गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में अमालगमेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 13.10 ये पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिवीजन। अमालगमेशन की जनरलाइज 3 कैटेगरी: अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बट एज 14 के अकॉर्डिंगली ओनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमालगमेशन: amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger has been defined, in the nature of purchase has not been defined. There are 5 conditions in the nature of merger. All the assets and liabilities had been taken over. It had been taken over at the book value. 90% of the shareholders has become the shareholders of amalgamated company. Only equity shares has been allotted as purchase consideration, and there is an intention to continue the business of amalgamating company. ठीक है, for 5 years. ठीक है, अभी तक पूरा लेक्चर इंग्लिश में बोला, अब हिंदी में आता है बस। ठीक है, 5 वाली कंडीशन थियोरेटिकल, 4 कंडीशन को 2 और 2 में कॉम्बो में, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द बुक वैल्यू, बदले में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स, 90% शेयर होल्डर बनी जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो परचेज। फिर हमने कहा इंपॉर्टेंट होता है इसमें परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं कि हमें अमलगमेशन में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं परचेज कंसीडरेशन के आसपास घूमती है। ठीक है, तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं, या हम यूँ कहें क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए 4 अलग अलग कैटेगरी की लैंग्वेज यूज़ कर सकता है वो। पहली लैंग्वेज जिसमें कितना पैसा देना है पूरा फुल अमाउंट बता देगा, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, ये है लमसम मेथड। दूसरा, उसमें वो कौन कौन से शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कौन सी चीज़ कितने नंबर्स में और किस रेट में, आइटम, क्वांटिटी एंड रेट, तीनों चीज़ बता देगा। हम टोटल कर लेंगे परचेज कैसे, ये पेमेंट मेथड है। अगला है कि अगर लमसम भी नहीं दे रखा और आइटम, क्वांटिटी और रेट भी नहीं दे रखी, तो फिर आ जाता है नेट असेट मेथड, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। ये नेट असेट मेथड पे बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने आखिरी में, हमने ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखा था, इसलिए जल्दी बोल देता हूँ। आखिरी में इन्होंने बोल रखा है बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस अमाउंट कितना देना है ये बता नहीं रखा, तो ये नेट असेट पे चल जाएगा। और लास्ट में आता है थोड़ा अपर लेवल वाला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसमें नेट एसेट के बेसिस पे दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। एक की इंट्रिंसिक वैल्यू 200, एक की इंट्रिंसिक वैल्यू 400, तो हर 2 के बदले में 1 शेयर दे दिया जाएगा। क्लियर है? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ। डिस्चार्ज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेट परचेज कंसेशन एट द एंड, देखो 13.11 पेज पे मिल गया क्या? हाँ, ओके। परचेज कंसेशन किसको बोलते हैं? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको। डिस्चार्ज 15% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो सर ये तो डिबेंचर होल्डर्स को मिल रहा है, परचेज कंसेशन का पार्ट नहीं बनेगा हाल फिलहाल। PPE at 10% above the book value, इन्वेस्टमेंट एट पार। अब ये दोनों ही A और B अभी तो परचेज कंसेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, एंड में बोल रहा है बैलेंस इन कैश, तो सर नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो ये एसेट्स और लायबिलिटी सब काम में आएगी ना हमको। ठीक है। थर्ड पॉइंट, करंट एसेट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, करंट लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% by issuing 15% preference shares of 100 each। तो डिस्चार्ज एट 10%, तो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल देखो कितना है, 750। 750 का 10% प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं ना इनको, 750 का इनका कैपिटल है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 110% से, या तो प्लस कर दो 10% या मल्टीप्लाई कर दो 110%, बात एक ही है। 10% प्रीमियम ऐड कर लिया, कितना हो गया 825। और अब जो मैं मेरे शेयर्स दे रहा हूँ वो डिस्काउंट पे भी नहीं दे रहा हूँ, प्रीमियम पे भी नहीं दे रहा हूँ, किस पे दे रहा हूँ, पार पे। मतलब ये कितने का मिलेगा, 825 ही मिलेगा। क्लियर? तो हो गया भाई तय कि इनको तो कितने दे रहे हैं अपन, 825 के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, बात खत्म। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की।
इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उन्होंने क्या कहा, 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 2 शेयर्स इन बी लिमिटेड। हम बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार, ये इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 शेयर्स। हम कौन है, हम ए लिमिटेड है ना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, एस पर तो यही समझ में रहा है, इशू 3 इक्विटी शेयर्स। तो जो टेक ओवर कर रहा है कौन, बी लिमिटेड, वो 3 शेयर इशू करेगा फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो 2 शेयर्स किसके, ए लिमिटेड के। तो ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने हैं कि देखो 1,50,000 है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को एक तो मिल रहा है इक्विटी शेयर 1,50,000, हर 2 के बदले में 3, और एक शेयर कितने का माना है, 10 रुपीज का। ये कितने आए, 2,25,000, 2,25,000 इंटू 10 रुपीज कितने का हो गया, 22,50,000, और ये कितना है 8,25,000, ठीक। एंड बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस कितना देना है ये बताया नहीं, क्या पहुंच जाएंगे अपन नेट एसेट मेथड पे। तो यहाँ पे साइड में नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट से चलो आप 1 बाय 1 असेट्स लेते हैं और उल्टा चलेंगे अपन। सबसे पहला क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके बारे में शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो एज इट इज ले लेंगे। कितना है 43,50,000, नहीं ये तो टोटल है 1 लाख। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई एडजस्टमेंट है, शायद है, करंट असेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का तो कभी डिस्काउंट हो नहीं सकता ना, हाँ, तो सिर्फ किसका होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। तो 2 लाख का कितना हो जाएगा ये 1,80,000, और स्टॉक का भी कितना हो जाएगा ये 1,80,000। इसके ऊपर क्या दे रखा है आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका कुछ बोला है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट्स एट पार, तो ये तो 6 लाख ही रहेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए क्या बोला, 10% अबाउ बुक वैल्यू, 32,50,000 प्लस 10% करो, 35,75,000। टोटल करो कितना हो, यार इन लोगों ने क्या करा है, बेवकूफ़ों ने, गधों ने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का भी 10% माइनस कर दिया है, बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के चले हैं। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता, और मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे उसमें भी ऐसा नहीं होता। पर आईसीआई कह रहा है, आईसीआई कर रहा है, तो हम भी अब से आईसीआई के क्वेश्चंस में करेंगे। पूरा का पूरा करंट असेट, मतलब 1, 2 और 3 सबका 10% 10% 10% माइनस कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 90। अब टोटल करो कितना आ रहा है 46,25,000। फिर अपने क्वेश्चन में ऊपर चलो, ट्रेड पेबल्स के लिए क्या बोला है उन्होंने, करंट लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, तो ट्रेड पेबल्स 5 लाख, उसके ऊपर क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके लिए कुछ बोला है नहीं, तो ये भी बुक वैल्यूज। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो कौन है, डिबेंचर्स ही तो है, और डिबेंचर्स को देखो क्या बोला उन्होंने, प्रीमियम डिबेंचर्स डिस्चार्ज 15% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिबेंचर्स। हाँ, तो बस 10% प्लस कर दो इसमें, कितने का है डिबेंचर्स 7 लाख, 7 लाख का 10% 7,70,000 कंप्लीट।
टोटल करो, माइनस करो दोनों, क्या है ये कितना 33,55,000। अब देखो ये तो है मेरे टोटल नेट असेट, क्या है ये मेरे टोटल नेट असेट, पर इसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी तो पेमेंट दे चुका हूं। मुझे पैसे कितने देने चाहिए थे नेट असेट बेसिस के हिसाब से 33,55,000। अब मैं इसमें से ये टोटल मुझे देना, इसमें से आप कितने का सेटलमेंट कर चुके हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट कर चुके हो 8,25,000, तो लेस करेंगे प्रेफरेंशियल क्लेम्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर 8,25,000, कितना बचा 25,30,000। अब ये बचा मेरे किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम, ये उनका टोटल क्लेम है। तो टोटल क्लेम में से ऑलरेडी मैं हिसाब लगा चुका हूं कितना मुझे इक्विटी शेयर्स देना है, तो माइनस करेंगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल 22,50,000। बचा कितना हमारे पास 2,80,000। हम क्या दे देंगे इनको, कैश दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम कैश 2,80,000 और 1, 2 और 3, ये टोटल बन गया मेरा परचेज कंसिडरेशन, जिसका टोटल आना चाहिए 33,55,000, क्योंकि हमने नेट असेट बेसिस फॉलो किया है। क्या 13,30,000, 33,55,000 आना चाहिए, तीनों का टोटल देख आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये एक चीज़ जो गलत है वो मैंने बोल दी कि इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी 10% से रिड्यूस कर रखा है। जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आईसीआई कर रहा है, तो हम भी अगर अगली बार ये बात आई कि करंट असेट रिड्यूस करंट असेट बाय 10%, तो हम बिंदास सबको कर देंगे, हम नहीं लेंगे लोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ अब मैं। हाँ, इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात थी वो क्या थी कि मेथड कौन सा लगेगा, कहाँ से पता पड़ा, एंड में जहाँ पे बैलेंस इन कैश लिखा हुआ है वो, और बैलेंस इन कैश लिखा हुआ है तो मेथड अप्लाई कैसे होगा, तो उसमें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट है उनका सेटलमेंट। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नेट असेट है वो दोनों के लिए है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो 8,25,000 माइनस करेंगे, बचा हुआ किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर्स में से भी एक चीज़ का अमाउंट तो मुझे बता चुका है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, सिर्फ 280 आई। अब बच्चे इसमें गलती कहाँ करते हैं मैं बताऊँ आपको। बहुत सारे बच्चे ये 8,25,000 के बदले में 7,50,000 माइनस कर देते हैं। वो यूँ सोचते हैं कि नेट असेट के बेसिस पे करना है ना, तो यार मेरे सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद कितना है 33,55,000, पर ये नेट असेट तो मुझे किसके लिए निकालना है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो वो क्या करता है, लाइबिलिटीज के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी ओरिजिनल अमाउंट 7,50,000 माइनस कर देता है, ठीक है। वो नहीं करना अपन को, जितने से अपन टेक ओवर कर रहे हैं, जितना अपन इशू कर रहे हैं उतना माइनस करेंगे यहाँ पे, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। बाकी यहाँ पे तो बहुत कम बच्चों की गलती होती है कि ये 22,50,000 यहाँ वाला माइनस ना करके कोई और माइनस करे। ये तो जनरल कॉमन सेंस है कि भाई टोटल मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना देना है, 25,30, 22,550 ही माइनस करता है हर को। तो इसमें ख्याल रखना, ओरिजिनल वाला अमाउंट नहीं आएगा, जितना हम दे रहे हैं उतना अमाउंट आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। Let us consider the balance sheet of X Limited as at 31st March 2021. Share capital, reserve and surplus, long-term borrowings, trade payables, property plant equipment, inventory, trade receivables, cash and cash equivalents. Same to same पहले जैसा ही है। Share capital में equity share capital 7,50,000 of 10 each, 25,000 14% preference shares of 100 each. General reserves, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में 14% डिवेंचर्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ तक पढ़ के ये जो बैलेंस शीट हमने पढ़ी, यहाँ तक पढ़ के आपको परचेज कंसिडरेशन का कोई मेथड समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या मेथड समझ में आया? ये तो यार सर उनकी बैलेंस शीट है, अब बताओ कितने में टेक ओवर कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तब पता पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। Y Limited takes over the
X Limited on 10th April 2021. Debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited at 10% premium by issuing 15% on debentures of Y Limited. सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है. हाँ, अगर नेट असेट रोल में नहीं आता तो इस पॉइंट का मतलब भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference shares of face value 100 each. ये भी देखा जाए तो सेम टू सेम लास्ट जैसा ही है, बस इन्होंने पार ना लिख के नेसेसरी लिख दिया. नेसेसरी लिखने से क्या हुआ, उन्होंने बोल तो दिया कि जो तुम्हारा क्लेम है उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारे 100 रुपये तो उसके 120 रुपये लो, और हमारा तो फेस वैल्यू 100 ही माना जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 100, 1.2 शेयर दे रहे हैं अपन सबको. क्लियर. तो ये वाला तो फटाफट पिछला वाला शेयर कैपिटल लो आप जल्दी से कैलकुलेटर पे. पिछला वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लो. कितना है 25,000. एक कितने का है 100 का, कितना हो गया 25 लाख. इसमें प्लस करो आप कितना 20%, कितना हो गया 30 लाख. तो मतलब मैं 30 लाख के क्या दे रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर. अगर आपको इन नंबर्स में चाहिए तो मेरा एक शेयर कितने का है 100 रुपये का, वो उन्होंने बोल दिया. तो 30 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब मैं टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने दे रहा हूँ 30,000. क्लियर है. इट मीन्स इस बार भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों का तो डायरेक्टली निकल गया, जो भी उनका कैपिटल है 25 लाख प्लस 20% करके. ठीक है, ओके. नेक्स्ट गाना गाएंगे अपन. कौन सा वाला? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई. कौन सी वाली घड़ी? इंट्रिंसिक वैल्यू वाली घड़ी. ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ x इज 20 एंड दैट ऑफ y इज 30. दोनों को अंडरलाइन करके लिख दो लल्लू. चाहो तो मेरा नाम भी लिख सकते हो, खुद का भी लिख सकते हो, किसी और का भी लिख सकते हो, पर ब्रैकेट में जरूर लिख देना लल्लू. लल्लू पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू खुद नहीं दे दी. बड़े क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू खुद नहीं देगा, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों कंपनी के नेट असेट्स करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करने पड़ेंगे, उससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी. हाल फिलहाल तो लल्लू है साले. अच्छा, इसमें से ज़रा मार्क करके बताओ कौन सी कंपनी किस कंपनी को टेक ओवर कर रही है? वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है किसको? एक्स को. एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वाई की वैल्यू कितनी है 30. तो एक्स को पैसे देने हैं वाई को. तो मैं अगर वाई हूँ और ये लोग एक्स है तो मैं क्या कहूँ, यार तुम्हारा एक शेयर 20 का है, तो मेरा एक शेयर तो कितने का है 30 का. तो मैं पता है क्या करूँगा, तुम्हारे 3 शेयर के बदले में मेरे कितने दूंगा 2. गणित यही बैठेगी कि नहीं बैठेगी? हाँ, 1.5 को कैसे दूंगा? ऐसे तो नहीं बोल सकता ना, एक शेयर के बदले में कितने दूंगा 1.5 शेयर दूंगा 1.5. तो मैं क्या कहूँगा, तुम्हारे 3 शेयर के बदले में मैं कितना दूंगा 2 शेयर दूंगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value only. The nominal value of each equity shares of Y Limited is 10 each. 5 स्टार मार्क करो और इस वाली लाइन को अंडरलाइन करो. द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली. एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली. पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर ये 5 स्टार क्यों लिखवाया उसकी बात करते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. परचेज कंसिडरेशन सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दें, जो इक्विटी शेयर होल्डर को दें. प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला अमाउंट तो खटाखट कैलकुलेट हो जाएगा, शायद अपन ने कर भी दिया. कितना आ रहा है वो 30 लाख आ रहा है. ठीक है, तो यहीं कहीं छोटा मोटा लिख दूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख. अब इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेंगे बेटा. इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कह रहा है वो, तुम्हारा 20 का और मेरा 30 का. तो एक काम करो, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तो मैंने रेशियो आपको समझाने के लिए करा, रेशियो हमें कहीं लिख के नहीं आना, हम तो बहुत सिंपल सी गणित बिठाते हैं.
किसी भी बच्चे को कभी भी कुछ भी रेट दे रखी हो, सब में समझ में आ जाएगा। तुम्हारा एक शेयर अगर 20 का है तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं देखो, क्वेश्चन में देखो कितने हैं, 7,50,000। तो भाई तुम्हारा एक शेयर 20 का है तो करो 7,50,000 इंटू 20, 7,50,000 इंटू 20 कितना हो गया, 1,50,00,000। डन। मुझे तुम्हें 1,50,00,000 रुपीस देने हैं, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, मेरे शेयर्स। और मेरा एक शेयर कितने का है, 30 रुपीज़ का। तो इसको डिवाइड कर देंगे अपन कितने से, 30 से। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए कि मुझे क्या देना है तुम्हें, 5 लाख शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू 5 लाख शेयर्स। अब देखा जाए तो मैंने जो आपको शेयर्स दिए वो मैंने और आपने कितने के मान के दिए, 30 रुपए के। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि मैं जो आपको शेयर्स दे रहा हूं वो कितने के मान के दे रहा हूं, 30 के। आप भी 30 के मान के ही एक्सेप्ट कर रहे हो ना। अगर मैं आपसे यूँ कहता कि यार मैं आपको 5 लाख शेयर्स दे रहा हूँ और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो आप कभी एक्सेप्ट करते क्या? आप क्या कहते, बेवकूफ़ हो रहे हो क्या? हमारा तो खुद का शेयर कैपिटल 7,50,000 इंटू 10 है, 75 लाख है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कि हमने जो कंपनी परचेज कर रखी है, जो शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमारा खुद का कैपिटल कितना है, 75 लाख। आप कह रहे हो 5 लाख शेयर देंगे 10 रुपये के, तो ये तो 50 लाख ही हुए। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? 75 लाख के बदले में कितने दे रहे हो, 50 लाख के ही शेयर दे रहे हो। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई, अरे नहीं 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 50 लाख के थोड़ी दे रहा हूँ, जो शेयर्स में दे रहा हूँ उसकी मार्केट में वैल्यू तो कितनी है, 30 रुपीज़। तो तुम्हें चीज़ें तो कितने की मिल रही हैं, 1,50,00,000 की। लेकिन मैं उसको मेरी बुक्स में कितने से रिकॉर्ड करूँगा, 10 रुपये से, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तुम्हें फेस वैल्यू का अचार डालना है क्या? कंपनी लिस्टेड है, बेचने जाओगे शेयर बाजार में तो कितने का मिलेगा, 30 का। तो मुझे मेरी एंट्री मेरे हिसाब से करने दो। तो मैंने अब सर 10 से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर तो वाइंडिंग अप पे भी आप 10 ही दोगे शायद। मैं कहा यार कैसे नहीं करूँ, मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ शेयर्स इशू कर रखे हैं, वो शेयर्स भी तो मैंने 10 पे ही इशू कर रखे हैं, समझे कि नहीं? अब मैं तुम्हें शेयर्स इशू करूंगा तो तुम्हारे शेयर 30 पे इशू कर दूंगा, तो मुझे तो 30 देने पड़ जाएंगे ना। तो कोई समझदार बंदी बोला कि नहीं सर ऐसा मत करो ना, आप एक काम करो, शेयर्स तो आप 30 पे इशू करो, उसकी फेस वैल्यू 10 रखो और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रखो, 20 रखो, सबका काम हो जाएगा। ऐसा कर लो ना। क्या मेरे को नहीं करना, मेरे को कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रखना मेरी बुक्स में। इसलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, शेयर्स टू बी इशूड एट पार। और ये बात बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए मैंने क्या लगवाया है, आपका 5 स्टार लगवाया, कि जब भी वो यूँ बोल दे कि शेयर्स हैज बीन इशूड एट पार, तो कैलकुलेशन भले ही 30 का मान के किया हो, परचेज कंसिडरेशन तो कितने का माने जाएगा, इंटू 10 का ही माना जाएगा। ये माना जाएगा आपने कितने के शेयर्स इशू किए, 15 लाख के, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने का होगा, 80 लाख का होगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? क्योंकि मेरी बुक्स में जब मैं सारे आपके असेट्स टेक ओवर करके ले जाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि मैं तो मेरे शेयर्स पार पे इशू करने वाला हूं, तो वो जितनी भी वैल्यूज़ है उसको मैं कंपेयर तो 80 लाख से ही करने वाला हूं ना। तो मेरी बुक्स में तो प्रॉफिट एंड लॉस किसकी वजह से, किसके अकॉर्डिंगली आएगा, 80 लाख के अकॉर्डिंगली आएगा। तो मुझे परचेज कंसिडरेशन कितने का मानना पड़ेगा, 80 लाख का ही मानना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं तो देखा जाए तो असल परचेज कंसिडरेशन तो कितने का है, 30 लाख का माल मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उनका शेयर में कितने का मान रहा हूँ, 20 रुपये का। तो आज मैं जो भी दूंगा उनको पैसे तो 20 रुपये के हिसाब से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तुम्हारे 7,50,000 शेयर्स मैंने 20 रुपये का मान लिया, तो मुझे तुम्हें 1.5 करोड़ देने। अब वो 1.5 करोड़ का मैं कैश दूँ, वो 1.5 करोड़ का मैं सोना दूँ, वो 1.5 करोड़ का मैं चांदी दूँ, वो 1.5 करोड़ का मैं इक्विटी शेयर दूँ, प्रेफरेंस शेयर दूँ, डिवेंचर्स दूँ, पर तुम्हें चीज़ कितने की मिली, 1.5 करोड़ की। तो मतलब ये कैसी आयरनी है कि जो ले रहा है वो तो क्या समझ रहा है कि मुझे माल कितने का मिला, 1.5 करोड़ का, और जो चीजें दे रहा है वो क्या कह रहा है, भाई मैंने तो कितने का दिया, 50 लाख का। ये सारा जो फर्क आया ये किसकी वजह से आया, बिकॉज इट हैज बीन सेड कि शेयर्स हैज बीन इशूड एट पार। अगर ये बात नहीं लिखी हुई होती तो शेयर्स विल बी इशूड एट 30, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे आता 50 लाख नहीं, पूरा 1.5 करोड़।
और परचेज कंसिडरेशन माना जाता है 1 करोड़ 80 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ओके। हाँ, ऐसा नहीं है। कंपनी अगले साल बंद हुई तो कंपनी 10 ही रुपए देगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कंपनी अगले साल बंद हुई तो कंपनी किस सिचुएशन में बंद हुई, किस पोजीशन पे बंद हुई, उतने ही तो पैसे देगी। हम तो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं भाई आपको। इक्विटी शेयर्स का नंबर तो सबसे आखिरी में आता है, तो जब कंपनी बंद होगी तो सबको पेमेंट देंगे, जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो हमने तुम्हें 10 की भी गारंटी थोड़ी दी है। 10 रुपये भी नहीं बचे तो 7 बचे तो 7 ही देंगे, और 50 बचे तो 50 भी देंगे। सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही तो है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसको 10 से रिकॉर्ड कर रहे हो कि 30 से रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कंपनी बंद होने पे पैसे तो उतने ही मिलेंगे जितने कंपनी के पास बचेंगे। समझेंगे नहीं? हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। दिखा रहा हूं ना, तो क्यों हुई फॉल्स अकाउंटिंग? अच्छा, अगर ऐसी फॉल्स अकाउंटिंग अगर अपन बोल रहे हैं इसको, तो फिर तो हर कंपनी की अकाउंटिंग फॉल्स है। और कंपनी की अकाउंटिंग, क्योंकि देखो जो भी कंपनी पहले शेयर्स इशू करती है तो वो तो उसकी फेस वैल्यू पे ही इशू होते हैं ना। सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी इशू है, 15 रुपये पे भी इशू किए, तो शेयर कैपिटल तो 10 ही दिख रहा है। 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, चलो ठीक है। मेरे बैलेंस शीट में 15 रुपये आए। अब मेरे इस शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी भी हो जाए, मैं तो 15 से ही दिखाऊं, तो आप इसको फॉल्स वैल्यू करते हो क्या? नहीं ना। तो फिर आपको भी इससे प्रॉब्लम क्या है? शेयर जो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ वो 10 का ही है, मैं 10 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मतलब है उसकी इंट्रिंसिक, उसकी रियल वैल्यू से, जो तो मार्केट में कितनी चल रही है भाई, 30 रुपये चल ही रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको थोड़ा और चिंतन मनन करें, थोड़ा और डीप डाइविंग करें। इससे फर्क क्या पड़ेगा? सर इससे फर्क यह पड़ेगा कि हमारे असेट्स तो आए इतने सारे, और उसके बदले में आप दिखाओगे कि पैसे दे रहे हो आप इतने से, तो फायदा किसको होगा? कौन सी कंपनी को? एक्स लिमिटेड को कि वाई लिमिटेड को? फायदा किसको होगा? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है ना, तो वाई लिमिटेड जब टेक ओवर करेगा तो वो नेट एसेट दिखाएगा कि मैं तो इतने सारे नेट एसेट लाया, और बदले में तो सिर्फ 80 लाख रुपए ही दिए। तो मान लेते हैं 2 करोड़ के नेट एसेट लाया और बदले में सिर्फ 80 लाख रुपए दे रहा हूं, तो 1 करोड़ 20 लाख का क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व भी किसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। कान आप इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। सबको बात ही समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, आ रही बेटे देखो समझ? थोड़ी थोड़ी आ रही है। खुशी तेरे को समझ में आ रही है बात? झूठ बोल रही है? आ रही है। मीन्स अभी आप मोटा मोटा इसकी बैलेंस शीट देख लो, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखो। इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स कितने के हैं? 17,250 या 1 करोड़ 72,50,000। 1 करोड़ 72,50,000। इसमें से आप लाइबिलिटीज माइनस कर दो। कितनी? एक तो 2,000 की ये माइनस हो जाएगी और 40,000 की 60 लाख की लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी, तो 1 करोड़ 12,50,000 बचा। नेट एसेट कितने के आ रहे हैं? अगर पार पार पे ले रहे हैं सारे एसेट्स, तो नेट एसेट कितने के आ रहे हैं? 1 करोड़ 12,50,000 के आ रहे हैं। डन। बदले में मैं दिखा रहा हूं कितना? 80 लाख। और अपनी बहस चल रही है सर 80 दिखाऊं कि 110 दिखाऊं, 80 दिखाऊं कि 110 दिखाऊं, इसकी मेरी बहस चल रही है। मैं कह रहा हूं कुछ भी दिखाओ, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 80 के बदले में 110 दिखाओगे तो 30 भी सिक्योरिटी प्रीमियम बन के रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, वो भी शेयर होल्डर का है। और अगर आप सिर्फ 80 दिखा दोगे तो बचा हुआ उनका क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। वो 30 कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, वो भी किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो वापस वही बात है, कान इधर से पकड़ोगे उधर से, बात तो वही हो रही है। पैसा जिसका है उसको तो पहुंचना ही है। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू ही बेस्ट वैल्यू मानी जाती है कि जब आप लेन देन करो तो किस वैल्यू पे करो? इंट्रिंसिक वैल्यू, वो फेयर होता है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। नील गगन, Neel Limited and Gagan Limited amalgamated to form a new company on 1/4/2001
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। शेयर कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट असेट्स। अरे ओ वैज्ञानिकों, कौन सी बहस में पड़ गए? ठीक। नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। फॉलोइंग इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द असेट्स ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। प्लांट एंड मशीनरी एक नील में कम हो रही है, गगन में बढ़ रही है, नहीं दोनों में ही बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी बढ़ रही है। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। इशू 24,000 equity shares of 25 each, fully paid up in the proportion of their profitability in the preceding 2 years. इसकी माँ का साकिना स्टार मार्क कर लो। अब जो शेयर्स इशू करने हो किस प्रोपोर्शन में करना है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लास्ट 2 years। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहली लाइन दोबारा पढ़ो। नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमालगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। डबल अंडरलाइन कर लो प्लीज। तो पता है न्यू कंपनी क्या कह रही है? नील और गगन दोनों अमालगमेट होकर क्या बना रहे? एक नई कंपनी बना रहे। अब ये पहला वाला पॉइंट पढ़ो। ये कह रहा है कि नई वाली कंपनी पता है क्या करेगी? 24,000 शेयर्स इशू करेगी इन टोटल। और वो शेयर्स किसको देगी? नील को कि गगन को? इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 years। और 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी अगले पेज पे दे रखी है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 2 years आर एज गिवन बिलो। ठीक है, दे ही रखा है उन्होंने। नील का कितना है? 475 दोनों का टोटल, और गगन का कितना है? 525। तो 425:525 के रेशियो में बांट देंगे अपन। 19:21। कुछ होशियार वैज्ञानिक बता रहे हैं, पर मैं अपने आप को इतना होशियार नहीं समझता कि मैं ऐसे ही ये 19:21 निकाल सकूं। तो मैं पूरी क्लास से तो क्या अज्यूम करूं? तो अपन तो बेसिक से चलते हैं। 24,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का मान रहे हैं? 25 का। 24,000 इंटू 25 कितना हो गया? 6 लाख। डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल। किन दोनों का टोटल? 475 और 520। डिवाइड बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 425 करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? नील की। बहुत सारे कछुए पीछे रह गए है ना। वापस करूं, पहला पॉइंट पढ़ो। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 24,000। एक शेयर कितने का? 25 का। करो मल्टीप्लाई। 24,000 इंटू 25 कितना हो गया? इससे 6 लाख। मतलब टोटल कैपिटल तो 6 लाख का है। इस 6 लाख को मुझे उनके प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में बांटना है। प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो निकालूं, इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी। मैं तो दोनों का टोटल कर देता हूँ, टोटल से डिवाइड कर लेता हूँ। टोटल आ रहा है इनका 10 लाख, डिवाइड करेंगे 10 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 425 से, तो नील का वैल्यू आ जाएगी 475 से। तो नील की वैल्यू आ जाएगी कितनी आई? 2,85,000। 6 लाख में से 2,85,000 इसके गए, कितने बचे? 3,15,000। किसके हैं वो? गगन के। ये सिंपल फॉर्म था, नहीं तो हमारे पास ये नवलीन और वो भाई साहब भी हैं अपूर्व, वो कह रहे 19:21। तो भी क्या करना होता? 90 + 21 तो करना ही होता, डिवाइड बाय 40 तो करना ही होता, मल्टीप्लाई बाय 19 और मल्टीप्लाई बाय 21 तो करना ही होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा तुम लोगों से। सारे हो तुम इतने केपेबल कि कोई मान मन्नतों से पास होके आ गया है, तुझसे हो जाएगा बेटा। लक्ष्य हो जाए, तेरे को समझ में आया पक्का? तो लक्ष्य इज द बेंचमार्क। बुरा लग रहा है? तो लक्ष्य इज द बेंचमार्क, क्योंकि वो पास भी बेंचमार्क पे हुआ है। तो लक्ष्य को समझ में आया मतलब है ना। मानने से वो बुरा लगा यार, थोड़ा तो बुरा लगना चाहिए बेटा। फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ होती है। ओके, अच्छा चलो एक नई चीज़ सीखते हैं। थोड़ा बहुत को आती होगी, जिनको नहीं आती है वो ज़रूर सीखना ये चीज़। मतलब हम जो अकाउंटिंग, जो आप दूसरी चीज़ों में कॉस्ट और एफएम में पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो फिर भी आप फेल हो जाओ,
और हो सकता है ये छोटी मोटी ट्रिक को आपने अप्लाई कर दिया हो तो शायद आप पास हो जाए, क्योंकि आपका टाइम सेव करती है। जब हमें किसी चीज़ को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है ना, तो एक तरीका डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 425 करा आपने, 285 आया। फिर दूसरा तरीका वापस से गधा आदमी वो क्या करेगा, वही 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 525, इसको बोलते गधा। थोड़ा सा स्मार्ट वो क्या करेगा, सर 6 लाख में से 285 आ गया, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3,50,000। थोड़ा सा स्मार्ट। अब आएंगे स्मार्ट टेस्ट। स्मार्ट टेस्ट को कैलकुलेटर की एक ट्रिक आती है, उसको ये पता है कि कैलकुलेटर में जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन टाइप होता है तो जो अमाउंट आता है वो अपने आप मेमोरी में फीड हो जाता है। तो एफएम में, स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ बहुत काम आती है। आपने जैसे ही कैलकुलेटर, ये तो बेकार कर टप्पे खिला दे बेटा इसको, कैलकुलेटर में जैसे ही 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन आया ना, बस रुक जाना है यहाँ पे, ये सेव हो गया। अब तुम्हें इसके 3 टुकड़े करने हो, 4 टुकड़े करने हो, 5 टुकड़े करने, डायरेक्ट होते जाएंगे। 10 लाख किया, अब तुम्हें कौन सा वाला हिस्सा निकालना है, 4,75,000 वाला, तो साथ साथ चलना, 4,75,000 इक्वल टू, ठीक है। फिर बच्चों की एकदम अति उत्तेजित बच्चे आदत रहती है ये वाला सी वाला या ऑन वाला बटन दबाते, फटफट फटफट करके 4 बार दबाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उनको, ठीक है। तो वो नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, 285 रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन 525 इक्वल टू, ऐसे आपको 2 बार निकालना हो, 3 बार निकालना हो, 4 बार निकालना हो। की क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, कि मल्टीप्लाई का साइन दबाते ही जो चीज़ आई वो मेमोरी में फीडेड है। अब उनको जितने टुकड़े करना चाहो टुकड़े कर दो, ठीक है। एक और लेवल प्रो चलता है अपन। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, बादाम खाना जरूरी है, चॉकलेट खा के एग्जाम देने जाना जरूरी है, शुगर लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसमें एक और ट्रिक अपना सकते हैं, काय को गधों की तरह पूरे 10 लाख से डिवाइड किया, फिर 4,25,000 3 जीरो सब जगह लगाने पड़ रहे हैं, डिवाइड बाय 10,000 या डिवाइड बाय 1,000 ही कर लेते तो चल जाता ना। हाँ, 6 लाख डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई, ठीक है, 475 इक्वल टू 525 इक्वल टू, ठीक है। अब बच्चों की सबसे बड़ी गलती, वो ये सीख तो जाते हैं पर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब अप्लाई नहीं करते। उनको लगता है अभी गलती हो गई तो दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी का टाइम इतना कीमती नहीं जितना एग्जाम का टाइम है। तो अभी इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वहाँ सेव हो जाएगा। अभी जितना हाथ आप लोग कैलकुलेटर पे जमा लोगे उतना टाइम वहाँ सेव होगा और वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, कैसे आना हुआ पढ़ने, देख ले तेरे हिसाब से, आजा। कहाँ थे हम, अच्छा सेकंड सी पार्ट, इक्विटी शेयर्स 6 लाख के तो इशू हो गए, 2,85,000 एंड 3,15,000, और बी पार्ट तो इनका था प्रॉफिट्स का जिसके रेशियो में डिवाइड करना था, वो भी हो गया। अब क्वेश्चन का सी पार्ट आओ, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड एट अ पार टू प्रोवाइड इनकम, 3 स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट in the business as on 31st March 2021 after revaluation of assets of Neil Limited and Gagan Limited respectively। एक बार और ये रीड कर लो और हैंड रेज करके बताओ किस किस को ये पॉइंट समझ में आ गया। आई नो अगर तुम्हें ऐसी वाली लैंग्वेजेस समझ में नहीं आ रही है तो तुम सीए मटेरियल नहीं हो, आनी ही चाहिए।
बस 3 से नहीं है कि जिनको समझ में आया यार, बहुत इजी है। तो आरोही बोल बेटा, क्या लिखा हुआ उसमें? तो क्या करेंगे हम? ठीक है, उनको उतने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं जिससे उनको 8% की इनकम हो जाए, ऐसा है। ये पॉइंट अभी अपन 2 दिन पहले भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कवर कर चुके हैं, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही एक पॉइंट। बोल भाई, मनीषा तू बोल। हाँ करेक्ट, ये यूँ कह रहे हैं कि हम उतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे जिसका 12% डिविडेंड, जो भी मैं शेयर्स दूंगा वो 12% की रेट से दूंगा, उसका 12% डिविडेंड किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? नेट असेट का 8% के इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों कंपनी का पहले नेट असेट निकालेंगे रिवाइज वैल्यू के अकॉर्डिंगली, असेट्स माइनस लायबिलिटी। जो भी नेट असेट आएगा उसका 8% कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, और जो इनकम आई वही इनकम किसके हिसाब से होनी चाहिए? 12% के हिसाब से होनी चाहिए, तो डिवाइड बाय 12% कर लेंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि एक कंपनी को कितने का हमें प्रेफरेंस शेयर्स देना है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सबको आ गई क्या? मैं एक कंपनी करा देता हूँ नील, फिर गगन तुम लोग कर लेना। चल अब आ जाएगी नील लिमिटेड चलते हैं अपन। नील लिमिटेड के एसेट्स कितने के हो गए बेटा? 5,25,000 के तो हो गए उसके प्लांट एंड मशीनरी, 7,75,000 का हो गया उसका लैंड एंड बिल्डिंग, 13 लाख तो ये हो गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया उसका। फिर लेते हैं करंट असेट्स, कितना है? 1,63,500, इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है ना, इतने ही असेट्स थे। माइनस करो इसमें लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है उसकी? 6,23,500। ठीक है, तो 8,40,000 इसको क्या है? नेट असेट। ये समझ में आ रहा है क्या मोहित? मोहित ही है ना तू? पीयूष है तो यार तेरा ऐसा मोहित, सॉरी हाँ पीयूष। 840 समझ में आ गया? अब मैंने जो लाइन बोलूँ वापस सुनना। हम इस नील लिमिटेड को इतने प्रेफरेंस शेयर्स देना चाहते हैं कि जिसका 12% डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड रेट क्या है? 12%, जिसका 12% डिविडेंड किसके बराबर होना चाहिए? नेट असेट के 8% के बराबर होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? ये तो एक्स है, नेट असेट मैंने कैलकुलेट कर लिया 8,40,000, इसका 8% कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय 8%, 67,200 इनको डिविडेंड मिलना चाहिए। कितने के हिसाब से? 12% के हिसाब। तो ये क्या है? डिवाइड, ये 12% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 12%। तो कितने के प्रेफरेंस शेयर देंगे अपन? 5,60,000। क्लियर? सबको समझ में आया? फटाफट गगन कैलकुलेट करके बताओ। और टाइम भी बता देना, हम भावनाओं में बह नहीं जाए। कितना है? 6 लाख। चेक कर लो तुम अपना कॉन्फिडेंस, चेक कर लो पीछे जाके 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या हुआ? चेंज आ रहा है क्या? $6 लाख आ रहा है, 6,16,000 आ रहा है, 6,16,000 सही है ना? अब जरा देखो यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब यही होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ भाई इतनी ही अकाउंटेंसी है।
लेकिन अभी तक जो मैंने 4-5 इलस्ट्रेशन करे उसमें अकाउंटेंसी कोई नामो निशान ही नहीं है। ये तो फोकट में सिर्फ लैंग्वेज में ही तो घुमा रहा है। देने को तो खुद भी बोल सकता था कि इतने के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इतने के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, बस ये आपकी कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है। अकाउंटिंग तो हम सिखा देंगे, लैंग्वेज भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एनालिसिस वाला पार्ट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेगी। कोई नया क्वेश्चन ये बनाते ही नहीं है आलसी, इतना ज़माना बीत गया, अब तो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, वही पुराने तहखाने में से निकाल के क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सजा के एक पार्ट इधर से एक पार्ट उधर से ले दे के छाप देते हैं। तो नई चीज़ कुछ आएगी ही नहीं, जो है सब इसमें है और प्रैक्टिस शीट में, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हुआ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का। कल अपन सीखेंगे इसकी मेन अकाउंटिंग कि इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कल की क्लास मिस हुई तो अगले 15 दिन माथे पे सल ही रहेंगे, यही करते रहोगे यार। देखो ये मैं तो खुद कर्मचारी हूँ, कर्मचारी हैं तो बहुत खुश होते हैं छुट्टी होती है तो अभी मैं तो ये कह दूंगा नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पढ़ने वाले हैं। आप नेक्स्ट क्लास स्किप मत करना, ठीक है। बाय टाटा, सी यू।